हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए 27 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि नई दिल्ली में 30 से 31 अक्टूबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। देश के चावल किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार दुनिया के 27 देशों में निर्यात करने का मौका मुहैया करने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली खाद्य निर्यात से जुड़ी एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 12.95 अरब डॉलर के चावल का निर्यात किया था। लेकिन भारतीय किसानों के लिए दुनिया के 27 प्रमुख देशों में और 20 अरब डॉलर के चावल निर्यात की संभावना है। इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए एपीडा दुनिया के 80 देशों के चावल खरीदारों के साथ देश के सैकड़ों चावल किसानों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जो कि 30 से 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाला है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन पूरे देश से हिस्सा लेंगे। पूरे देश के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये एक प्रकार का किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सम्मेलन है, जिसमें पूरे भारत से किसान इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि चावल से संबंधित उनके चावल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा उनकी आय भी बढ़ाई जाएगी। इसका मेन मोटिव है कि उन किसानों की आय बढ़ाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 12.95 अरब डॉलर चावल निर्यात पिछले वर्ष हुआ था। 20 अरब डॉलर चावल निर्यात और बढ़ाने की संभावना है और 330 अरब डॉलर है वैश्विक स्तर पर चावल का बाजार, और 15 करोड़ टन का चावल का उत्पादन हुआ पिछले वर्ष के दौरान। ये आपके नोट्स करने वाले पॉइंट हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो ऊपर का व्याख्या दी गई है उसके की पॉइंट्स हैं, जिसके आप अपने शॉर्ट नोट्स में नोट्स कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मतलब उनके आय को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भारत में जैसे कि काला नमक चावल हो गया, यह भी बहुत ही सुगंधित, और इसको भी इसके पटल पर रखा जाएगा, जो कि सिद्धार्थनगर से का ये जीआई टैग भी इसे मिला है, काला नमक चावल को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सवाल, खगोल विज्ञानी जयंत नार्लिकर को मिला विज्ञान रत्न पुरस्कार। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जयंत नार्लिकर को शनिवार को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नार्लिकर ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड एक क्षण में ही बना था। उन्होंने ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है और अनंत काल तक नए पदार्थ का निरंतर निर्माण हो रहा है। उनका जन्म 29 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और इस वर्ष 20 मई को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 में शुरू किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। इन्होंने यहाँ पे खगोल विज्ञानी जो हैं इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आज करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभिनेता सतीश शाह 74 साल की उम्र में हुआ इनका निधन। फिल्म यहाँ व्याख्यान का देख लेते हैं। फिल्म जाने भी दो यारो, मैं हूं ना और सारा भाई वर्सेस जैसे धारावाहिकों में अभिनय से दर्शकों को गुदगुदाने वाले अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किडनी की समस्या से ग्रसित थे। शनिवार को उन्होंने बांद्रा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। 25 जून 1951 को जन्मे शाह सिनेमा टीवी की विख्यात हस्ती थे। फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से स्नातक सतीश ने करियर की शुरुआत अरविंद देसाई की अजीब दास्तां फिल्म 1978 में जो आई उससे की। फिर गमन 1979 जैसी फिल्मों में संक्षिप्त भूमिकाओं से की थी। कुंदन शाह की क्लासिकल फिल्म जाने भी दो यारो 1983 में भ्रष्ट नगर आयुक्त डी मेलो की भूमिका से वह मशहूर हो गए।
ये जो है ज़िंदगी धारावाहिक में 55 एपिसोड में 55 अलग अलग किरदार निभाए और 2000 के दशक में इन्हें रत्ना पाठक, शाह रूपाली के साथ लोकप्रिय धारावाहिक सारा भाई वर्सेस में अभिनय किया। तो आप लोग इनको देख सकते हैं। यह बहुत ही मशहूर हमारे कलाकार थे जो कि बहुत ही गुदगुदाते थे, हँसाते थे। इनका अभिनय मतलब हम लोगों को बहुत हँसाता था। हम लोगों ने देखी भी होगी इनकी फिल्में। मैं हूं ना में भी इन्होंने काम किया है और जाने भी दो यारों जैसे, और सारा भाई वर्सेस धारावाहिक में भी इन्होंने काम किया है। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यूपी स्पेशल आ गया, यहाँ पे थोड़ा यूपी स्पेशल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसानों के लिए एक थोड़ी बुरी खबर है। पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेंगे सरकारी योजनाओं के लाभ। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं न रुकने के बाद सीतापुर और सुल्तानपुर के प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। दोनों जगह किसानों को चेताया गया है कि पराली जलाने वालों पर अर्थदंड लगने के साथ ही सरकारी लाभ बंद कर दिए जाएंगे। जैसे सम्मान निधि रोक दी जाएगी, खाद बीज नहीं मिलेगा, पराली जलाने पर ग्राम प्रधान को भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के तहत की गई है। हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार 2 एकड़ से कम पर 5000 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 प्रति घटना और इससे अधिक होने पर 30,000 प्रति घटना पर अर्थदंड लगाया जाएगा। तो यह बहुत ही बुरी खबर है हमारे किसानों के लिए, और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कदम उठाया गया है और किसानों को इसका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से उनकी खेत की उर्वरता भी खत्म होती है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में प्रदूषण भी फैलता है। तो यह उन्हें भी समझना चाहिए और यह एक तरह से सरकार का अच्छी पहल भी है। सभी किसानों को इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरी भी रिक्वेस्ट है सभी किसानों से कि पराली जलाना बंद करें। बाकी यहाँ NGT के बारे में देखते हैं। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली है और इसके हेड प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो ये हमारा यूपी स्पेशल्स का एक क्वेश्चन था, इसको डिस्कस कर लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब चलिए थोड़ा ऑनलाइन के रूप में इसे देख लेते हैं, एक फैक्ट के रूप में पढ़ लेते हैं। यूपी से ही एक नई दूसरी न्यूज़ है। फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण में सीतापुर तथा बस्ती अव्वल। सीतापुर बस्ती ने 74% किसानों के पंजीकरण के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक 53.53% लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री कराया है। तो इसे भी हम याद करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण में सीतापुर बस्ती अव्वल है। सीतापुर बस्ती में 74% किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। दूसरा देख लेते हैं। ब्रजरथ उत्सव, जो कि यूपी से संबंधित है, मथुरा में मनाया गया। यह 11 दिवसीय मेला है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह उत्सव 5 नवंबर तक चलेगा। तो फिर चलिए देखते हैं अगला क्या इसमें है। अगला फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार की देर रात ही एक निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है। इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और रविवार तड़के दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र रविवार देर शाम तक यह गहरे दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। सोमवार सुबह इसके प्रबल होकर दक्षिण पश्चिम या मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के रूप धारण करने का पूर्वानुमान है। इसका नाम मोथा रखा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका नाम मोथा रखा गया है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने सुझाया है। अब यह नाम उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए पहले से मंजूर नामों की सूची का हिस्सा है। थाई भाषा में मोथा का अर्थ होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ फैक्ट्स थे यहाँ पे यूपी स्पेशल के और कुछ तूफान से लेकर। तो यहाँ पर हम लोग चक्रवात मोथा याद रखेंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी में इस समय निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, वहाँ पे आने की संभावना है। अगर आपसे सवाल में हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाए चक्रवात मोथा का नाम किसने रखा था, तो यहाँ पर चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने सुझाया और मोथा का अर्थ होता है सुगंधित फूल और सुंदर फूल होता है। यह उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नाम सूची का हिस्सा है। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या है। अब देखते हैं कि विश्व में आज क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विश्व में आज क्या हुआ था। तो 1947 में आज ही जम्मू कश्मीर के महाराजा
जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हरि सिंह स्वतंत्र राजा के रूप में जम्मू कश्मीर पर राज करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण तेज होने के बाद भारत में विलय पर सहमत हुए। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 के दिन ही राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि आज के दिन 1984 में आज ही 26 अक्टूबर अमेरिका में एक दुर्लभ जन्मजात हृदय दोष के साथ जन्मी बेबी फे, ये बेबी फे एक बच्ची थी जो कि दुर्लभ जन्मजात हृदय दोष के साथ जन्मी, को एक बबून एक बंदर टाइप का जानवर होता है, का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन बेबी फे के शरीर में हृदय को अस्वीकार कर दिया और कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऑपरेशन डॉक्टर लियोनार्ड अल्बेली ने किया था। तो ये हमारा ये कुछ फैक्ट हो गया जो आज के दिन हुआ था। फिर अगला देख लेते हैं भारत के बारे में। आज के दिन गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म आज के दिन 26 अक्टूबर 1890 में ही प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शुरुआत शिक्षक के रूप में हुई थी। 1913 में हिंदी साप्ताहिक पत्र प्रताप की शुरुआत की थी, जो देश की उत्पीड़न किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ बन गया था। असहयोग और समता अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 93 का हिंदी में अनुवाद किया था और 25 मार्च 1931 को कानपुर में सांप्रदायिक दंगे में लोगों की रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ आज के फैक्ट्स है, आज के करंट अफेयर थे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप लोगों को यह कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में ज़रूर अपनी राय दें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ अपनी राय को भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर एक नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे दूसरे दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।